हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी अपकमिंग एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। चल रही है ना? यस, सब बच्चे बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं। आई एम फुली कॉन्फिडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट हाउ टू अटेम्प्ट एएस बेस्ड क्वेश्चंस। और आई थिंक दैट दिस इज द राइट टाइम जब ये मैं वीडियो आपके पास लेके आया हूं, बिकॉज मोर और लेस अब सब बच्चे अपने पेपर नंबर 1 अकाउंटिंग के लिए लग गए होंगे और अभी वो कोर अकाउंटिंग वाला पार्ट पढ़ रहे होंगे। एंड इट्स द राइट अप्रोच। हम लोगों को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थोड़ा एंड में ही पढ़ना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए। तो ये जो वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूं, दिस इज नॉट जस्ट फॉर पेपर 1 अकाउंटिंग, बट इट इज फॉर पेपर 5 एडवांस्ड अकाउंटिंग, जिसका आपका एग्जाम होने वाला है 14 दिसंबर को। उसके लिए भी कहीं ना कहीं बच्चों को कुछ ना कुछ इश्यू आते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के आंसर को लिखने में। तो आज हम उसके लिए एक डिटेल्ड एनालिसिस में लेके आया हूं और पक्का इस वीडियो को पूरा देखिएगा। उसके बाद यू विल फाइंड कॉन्फिडेंस इन योर आंसर्स और आपको एक अच्छे लेवल का यहां पर एग्जाम में आंसर्स लिखने का तरीका मिल जाएगा। तो आओ जी, सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहां पर कैसे कैसे मार्किंग स्ट्रक्चर है। अगर मैं कुछ प्रीवियस एग्जामिनेशन की बात करूं और उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की हम लोग बात करें, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो मार्किंग स्ट्रक्चर होता है वो जनरली क्वेश्चन नंबर 1 जो 20 मार्क्स का आपके पास कंपलसरी क्वेश्चन आता है वो फुली बेस्ड ऑन किस पे होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और इसके साथ जो लास्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, उसमें भी एवरेजली देखा गया है कि 2 पार्ट्स। हाउएवर यू ऑल नो कि वहां पर आपके पास 5 पार्ट्स होते हैं और 5 मार्क्स ईच, इन विच यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 4। तो उसमें से जो 2 पार्ट्स हैं कहीं ना कहीं वो भी आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे बेस्ड पूछे जाते हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि पूरे एग्जाम में अराउंड 30 मार्क्स के आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में से पेपर आता है, जिसमें से 20 मार्क्स का तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन करना ही करना है और क्वेश्चन नंबर 6 को आप चाहें तो लीव कर सकते हैं, या फिर अगर आपकी अच्छी कमांड है तो आप उसको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। नाउ अगर हम लोग एएस की बात करें तो यहां पर जो हमारे एएस हैं वो 2 पार्ट्स में बेसिकली डिवाइडेड है। कुछ एएस है हमारे जो प्योरली थ्योरेटिकल है या फिर उनमें से थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, और कुछ हमारे एएस ऐसे हैं जो प्रैक्टिकल बेस्ड एएस हैं, जिसमें से प्रैक्टिकली न्यूमेरिकली एक अकाउंटिंग की तरह ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने को दिया जाता है। तो अगर मैं बात करूं थ्योरेटिकली एएस की, जैसे कि हमारा एएस नंबर 1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, एएस नंबर 2 की बात करूं तो वो प्रैक्टिकली पूछा जाता है, दैट इज वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। सिमिलरली और मैं थ्योरेटिकली एएस की बात करूं तो एएस नंबर 4 एंड 5 ये भी सब थ्योरेटिकली एएस हैं, या फिर एएस नंबर 9। ओके, तो ये सब तो बात हो गई हमारे थ्योरेटिकल एएस की। और प्रैक्टिकल की अगर हम बात करें तो एएस 2 के बाद से एएस नंबर 3 भी प्रैक्टिकल है, एएस नंबर 11 भी प्रैक्टिकल है, एएस नंबर 16 भी, 19 भी, 20 भी, एंड सो ऑन। तो आपको सबसे पहले तो क्लियरली पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन में, कौन से एएस में से थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर कौन से एएस में से यहां पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा। और साथ में वेरी इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज योर मार्क्स, यू मस्ट नो द एग्जैक्ट नेम ऑफ ईच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ओके, अब ये कोई आपके माइंड पे बहुत बर्डन डालने वाली बात नहीं है। आप लोगों ने इतनी बार एएस के नेम पढ़े हैं, एएस के आंसर्स में उन नेम्स को पढ़ा है कि आपको वो कहीं ना कहीं पढ़ते पढ़ते ही याद हो गए हैं। तो वो आपको एग्जैक्ट नेम इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट होकर इन्वर्टेड कॉमा पे एंड होके आपको प्रॉपर नेम लिखना पड़ेगा। बिलीव मी, आपको इसके एग्जाम में मार्क्स पक्का पक्का अवार्ड होते हैं, बट ये कुछ कंडीशंस पे डिपेंड करता है। तो क्या कंडीशंस हैं, लेट्स सी। अगर तो आपको क्वेश्चन लिखा हुआ आया है ऐसे दैट गिव योर ओपिनियन, गिव योर ओपिनियन इन context to in context to AS 9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन। जब यहां पर आपको ऐसा लिखा हुआ आ ही गया कि AS 9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन पे बेस्ड आपको अपना ओपिनियन देना है, तो अगर आप इधर फिर से अपने सॉल्यूशन में लिख रहे हैं एज पर AS 9 इन्वर्टेड कॉमा रेवेन्यू रिकॉग्निशन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, देन यू आर नॉट अर्निंग एनी मार्क्स। तो यहां पर अब इसके कोई भी मार्क्स नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में ही उन लोगों ने AS 9 और उसका नेम लिख के दे दिया। यहां पर आप अपना कुछ भी एफर्ट नहीं लगा रहे, कोई भी आप अपनी नॉलेज शेयर नहीं कर रहे। बट इन केस जो मैक्सिमम क्वेश्चन में देखा जाता है, सिर्फ आपको एक केस दिया जाता है
और वो आपको लिखते हैं कि आप इसके बारे में अपना ओपिनियन दो। वो वहां पर कोई भी आपके सामने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं लिखते, सिर्फ वो आपको या वो लिख देते हैं गिव योर ओपिनियन टू दिस केस इन लाइट ऑफ रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब उन्होंने रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोला, दैट मीन्स वो सॉल्यूशन में चाहते हैं कि बच्चा यहां पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नंबर लिखेगा और साथ में उसका एग्जैक्ट नेम लिखेगा। कभी कभी मैं बच्चों से बातचीत करता हुआ सुनता हूं, बच्चे कहते हैं अरे भाई तूने यार वो फॉरेन एक्सचेंज वाला एएस कर लिया। अरे फॉरेन एक्सचेंज वाला एएस का क्या मतलब है? आपको प्रॉपर नेम पता होना चाहिए। तो आपको क्या लिखना है, एज पर एएस 11 ऑन द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये आपसे इस लेवल पे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको बिल्कुल बिल्कुल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नेम इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट होके इन्वर्टेड कॉमा तक अच्छे से लर्न होंगे। पर सर हम क्या करें, अगर हमसे ये भूल जाए, हम प्रॉपरली रिमाइंड नहीं कर पाए, तो हमको क्या करना पड़ेगा? जैसे कि मैं बात करता हूं AS4 की, कंटिजेंसीज एंड इवेंट्स आफ्टर द अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। वहां पर बच्चा कंटिजेंसीज वर्ड भूल गया, तो फिर आपके पास ये एक सेफ साइड है लिखने की, तब आप सेफर साइड ऑप्ट कर लेते हैं। हाउएवर ये मैं आपको बोल नहीं रहा कि आपको ऑप्ट करनी ही है, ये तो भाई अब जब आपको लर्न ही नहीं आ रहा तो चलो कुछ तो लिखना है तो लिख सकते हैं। तो आप लिख सकते हो एज पर AS4 ऑन या रिलेटेड टू, एज पर AS4 रिलेटेड टू इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। तो यहां पर अब मैंने कहीं पर भी इन्वर्टेड कॉमर्स का यूज नहीं किया, क्योंकि अगर मैं यहां पर इन्वर्टेड कॉमर्स का यूज कर लेता हूं दैट मींस वो एक्चुअल में स्टेटमेंट या हेडिंग है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, और हमें वो काम नहीं करना। वो हम तभी करेंगे व्हेन वी आर डैम श्योर कि मेरा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नेम है वो मेरे को बिल्कुल प्रॉपरली लर्न है। कम से कम ये 5 नंबर के क्वेश्चन में 1 नंबर का तो वैल्यू एडिशन करेगा ही करेगा, बिलीव मी। इसके मार्क्स होते हैं जब आपको क्वेश्चन में उन लोगों ने नहीं बताया कि कौन सा एएस आपको यहां पर यूज करना है, तभी वो रेलेवेंट लिख रहे हैं। तो आपने अगर उसको ढंग से गैस किया और प्रॉपर नंबर एंड नेम लिखा तो 1 मार्क तो आपको स्ट्रेट अवे अवार्ड हो जाएगा। और देखते हैं और हम लोग अपने कैसे आंसर्स को बेटर कर सकते हैं। यहां पर आपको 4 स्टेप मॉडल यूज करना है। जो बच्चों ने मेरे से क्लासेस ली हैं उनको पता है, उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस क्लास में ही लिखे हैं मेरे साथ साथ और इसी मॉडल के थ्रू लिखे हैं। ओके जी सर, ये 4 स्टेप मॉडल क्या है? बहुत ही सिंपल सा मॉडल है, जिसमें आपको सबसे पहले तो क्या लिखना होता है, आपको उस एएस के बारे में लिखना होता है, दैट इज एज पर AS 16 बोरोइंग कॉस्ट, और उसका जो भी आपको लगता है प्रोविजन इस केस से रिलेटेड है, आप वो यहां पर लॉ लिख देंगे कि भाई उसमें तो हमने ये बात पढ़ी है। तो इससे आपको अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करना है, ये हो जाएगा आपका पहला स्टेप। फिर आप लिखेंगे कि क्वेश्चन में जो आपको केस दिया गया है उसके फैक्ट्स क्या हैं। तो सेकंड पार्ट में फैक्ट्स ऑफ द केस, जो जनरली आपकी लैंग्वेज क्वेश्चन से ही मिलती जुलती होगी, ये आपकी लैंग्वेज क्वेश्चन से ही होगी, और आपको एज इट इज कॉपी भी करना है तो भी उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप क्वेश्चंस के वर्ड्स, क्वेश्चंस के लाइंस कॉपी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप अपने लॉ को और इन फैक्ट्स ऑफ द केस को, कि फैक्ट तो ये हैं और लॉ ये कहता है, या पहले डिस्कस कर चुके हैं, अब एक्चुअली में ये चीज यहां पर अलग चल रही है या सिमिलर चल रही है, जो भी है आप उसका यहां पर क्या करोगे, एनालिसिस करोगे। और एनालिसिस करने के बाद एंड में, बिल्कुल एंड में आप लोग क्या करोगे, कंक्लूजन दोगे, अपनी जजमेंट दोगे। कभी कभी बच्चे एग्जाम में बहुत इमोशनल हो जाते हैं, अरे ये क्वेश्चन है, ये एस आ गया, यस द कंटेंशन ऑफ मैनेजमेंट इज वैलिड, मैनेजमेंट बिल्कुल ठीक है, या यस द अकाउंटेंट कंटेंशन इज इनवैलिड या इनकरेक्ट। हम फटाफट से आंसर देने की कोशिश करते हैं। अरे ये कोई 1 मार्कर क्वेश्चन थोड़ी है कि हम 1 लाइन में आंसर देके छूट जाएंगे, बच जाएंगे। नो, प्रॉपर प्रेजेंटेशन इज रिक्वायर्ड इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तभी आप लोगों को फुल मार्क्स मिलेंगे। एंड बिलीव मी, कोर अकाउंटिंग आप लोगों का आई होप अच्छा ही होगा, और अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी अच्छे से करते हैं, यू कैन इजीली अर्न वेरी 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 गुड मार्क्स इन अकाउंटिंग पेपर। ओके जी, आगे बात करते हैं। सर कुछ क्वेश्चंस ना ऐसे होते हैं जो डिप्लोमेटिक होते हैं। यस, मैं मानता हूं कुछ क्वेश्चंस में आपके जो आंसर्स हैं आपको समझ नहीं आता कि मैं इसका सॉल्यूशन इस तरफ लिखूं या उस तरफ। मतलब आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं
कि मैं उसके फेवर में लिखूं या अगेंस्ट में लिखूं, मुझे तो दोनों चीजें लग रही हैं। तो अगर आपके पास ऐसे डिप्लोमेटिक कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं जो बिल्कुल आपके कोर्स में और बिल्कुल आ भी सकते हैं, तो आपका जो आंसर होगा वो भी कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक हो जाएगा। डिप्लोमेटिक इन द सेंस आपको वहां पर जितने भी उस केस से रिलेटेड अल्टरनेटिव हो सकते हैं आपको वो एक्सप्लेन करने हैं। ओके, कि ये भी अल्टरनेटिव चाहे तो अकाउंटेंट फॉलो कर सकता था, एक ये भी अल्टरनेटिव है, तो आपको सारे अल्टरनेटिव वहां पर क्या करने हैं, एक्सप्लेन करने हैं। और अल्टीमेटली आप किसी एक अल्टरनेटिव को फॉलो करते हुए अपनी क्लोजिंग जजमेंट दे देंगे, किसी एक अल्टरनेटिव को फॉलो करते हुए कि अपनी एक क्लोजिंग जजमेंट दे देंगे कि हम तो भाई ये मान रहे हैं और दैट्स इट। हाउएवर हमने दोनों यहां पर अल्टरनेटिव पहले ही एक्सप्लेन कर दिए। तो डोंट थिंक लाइक दैट कि एक ही अल्टरनेटिव एक्सप्लेन करना है क्योंकि उसी की जजमेंट दे रहे हैं। नो, आपको जितनी नॉलेज है उससे रिलेटेड जो भी अल्टरनेटिव्स आपके माइंड में आते हैं, यू शुड एक्सप्लेन इट। फाइन, तो ये सब बातें आपको पक्का यहां पर ध्यान में देनी है। अब मैं बात करता हूं, अगर आपके पास कुछ प्रैक्टिकल एएस आता है तो प्रैक्टिकल बेस्ड एएस में आपको कैसे आंसर करना है। अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन बेस्ड आपको एएस आए, बहुत सारे एएस आएंगे जो प्रैक्टिकल बेस्ड होंगे, इसके लिए आपको प्रॉपर हेडिंग लिखनी पड़ेगी। पहले तो सॉल्व करने से पहले यू हैव टू राइट प्रॉपर हेडिंग। आप बिना हेडिंग लिखे कुछ भी सॉल्व नहीं करके आएंगे, और सेम पेन से हेडिंग लिखनी है और उसी से अंडरलाइन करनी है। डोंट थिंक लाइक कि सर हम क्या हाइलाइटर लेके जाएंगे, रेड पेन लेके जाएंगे। नो, दोज थिंग्स आर नॉट अलाउड इन योर आंसर शीट। आप सिंपली हेडिंग डालेंगे, जैसे मैं यहां पर हेडिंग डाल देता हूं, कॉम्प्यूटेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट, कंप्यूटेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। ये लो जी, मैंने यहां पर हेडिंग डाल दी, और इसके बाद आप इसकी चाहे टेबुलर फॉर्म में कैलकुलेशन करो या जैसे भी करो, दैट्स अप टू यू, और आप नीचे इसके बारे में कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दें। तो ये हेडिंग बहुत जरूरी है। दिस इज द पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन। ये छोटी छोटी चीजें अगर आप लोग ध्यान में देंगे, बिलीव मी, आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो सॉल्यूशन है एक बहुत ही प्रोफेशनल वे में एग्जामिनर को दिखेगा। और जहां पर उसने आपको 3 मार्क्स देने होंगे तो 4 मार्क्स देगा, 2 मार्क्स देने होंगे तो 3 मार्क्स देगा। तो मतलब कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ तो मार्क्स ज्यादा ही मिलेंगे अगर आप ये सारी बातें एज फार एज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन पेपर नंबर 1 अकाउंटिंग और पेपर नंबर 5 एडवांस्ड अकाउंटिंग इज कंसर्न ध्यान में देते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी, बहुत रेलेवेंट लगी होगी। ओके, सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड।